जय हिंद। कहता है कि लाख कीचड़ हो फिर भी पांव जमाए रखिए, लाख कीचड़ हो फिर भी पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो फिर भी उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसका बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। तो आज के इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गलन और गलनांक, यानी कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि जब किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो क्या होता है, प्रसारित होता है, मतलब फैलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में जानेंगे जिसको कि गर्म करने पर वो पिघलता है और पिघलने के बाद वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बर्फ़ में नमक या सोडा मिला दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है, दो बर्फ़ को आपस में अगर दबा दें तो वो चिपक क्यों जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अक्सर देखा गया है कि ये गलन और गलनांक जो है, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके दिमाग से बार बार ये चीज़ निकल जाती है कि गलन क्या होती है, गलनांक क्या होती है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में अगर गलन का इंग्लिश अगर याद रखें, मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। मतलब अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, गलन कहेंगे। क्या? तो अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग गलन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है ये मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब ही होता है पिघलना, मतलब द्रव में बदलना। और दूसरा जो है ये गलनांक। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जिस पर कि कोई भी पदार्थ गलने लगता है, मतलब जिस भी तापमान पर, मतलब वो पॉइंट बोलने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिस तापमान पर या जिस स्थिर तापमान पर, जिस कांस्टेंट तापमान पर कोई भी पदार्थ क्या होने लगता है, तो गलने लगता है। तो वही जो तापमान होगा उसी तापमान को हम लोग गलनांक कहेंगे या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए, ये बर्फ़ है, ये क्या है, बर्फ़ है। तो ये जो है, मान के चलिए इसका जो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग इसको गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करते करते ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचता है। अब जैसे ही ये बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचता है तो ये कहता है कि नहीं, अब हम बर्फ़ वाली अवस्था में नहीं रहेंगे, हम ठोस वाली अवस्था में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम मजबूर हैं क्या चीज़ में बनने में, तो पानी बनने में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ़ क्या बनने लगेगा, तो पानी बनने लगेगा, मतलब पानी में बदलने लगेगा। तो इस बर्फ़ का जो गलनांक होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब इसका जो MP होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यही होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख सकते हैं कि इसका गलन जो है, इसका इंग्लिश आप लोग याद रखेंगे मेल्टिंग, और गलनांक का जो याद रखेंगे वो मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे। और एक बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से रहना चाहिए कि जैसे ये जो बर्फ़ है, तो ये बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने लगता है। तो नीचे से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट देते ही जा रहे हैं, नीचे से हीट देते जा रहे हैं, लेकिन ये बर्फ़ क्या कह रहा है, नहीं, अब हम अपना टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही नहीं पाएंगे, हम मजबूर हैं। अब हम किस में बदलेंगे, पानी में बदलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय में बर्फ़ पानी में बदल रहा होता है, उस समय जो उसका तापमान होता है वो क्या रहता है, तो कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। उस समय उसका तापमान ना ही बढ़ता है, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग नीचे से हीट दे रहे हैं। तो हम लोगों को ये बात याद रखनी है कि जब बर्फ़ पानी में बदल रहा होता है या कोई भी वस्तु हो वो अपना अवस्था को परिवर्तित कर रहा होता है, तो उस समय जो उसका जो तापमान रहता है वो स्थिर रहता है। जैसे मान के चलिए ये पानी है, ये क्या है, ये पानी है,
ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बोलना स्टार्ट किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये किस में बदलने लगेगा, तो ये वाटर वेपर में बदलने लगेगा। अब यहाँ तो नीचे से हम लोग हीट देना बंद नहीं कर रहे हैं, तो ये हीट दे रहे हैं, तो ये हीट कह रहा है कि रे तुम अपना टेम्परेचर बढ़ाओ ना रे, तो ये जो है कहता है कि नहीं, अब हम जो है अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएंगे। काहे कि हम जो है मजबूर हैं, इसके आगे हम अपना टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपरी से आदेश है कि नहीं, हमारा जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा, मतलब मैक्सिमम मेरा टेम्परेचर यही रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ता है, और इसी 100 डिग्री सेल्सियस पर यह किस में बदलने लगता है, तो वाटर वेपर में बदलने लगता है, मतलब वाष्प में बदलने लगता है। फिर मैं बोल देता हूँ कि अवस्था परिवर्तन के समय जो तापमान रहता है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो तापमान बढ़ता ही नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो गर्म करने के बाद वो पिघलता है। जैसे बर्फ़, जैसे कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम लोग क्या करें, गर्म करें, पिघलने वाला वस्तु है, तो पिघलने के बाद वो क्या होता है, आयतन में बढ़ जाता है, मतलब प्रसारित हो जाता है। लेकिन और जब वो क्या होता है, जमता है, फ्रीज होता है, तो वो सिकुड़ जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ के, ऐसे पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि जिसको हम लोग गर्म करते हैं और वो द्रव में बदलता है और सिकुड़ जाता है, और उसी द्रव को जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, मतलब जमाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता, ये फैल जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर देख लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। वैसा पदार्थ जिसको कि गर्म करने पर वो पिघलता है, और पिघलने के बाद क्या होता है, वो प्रसारित नहीं होता है बल्कि सिकुड़ जाता है, मतलब उसमें एक्सपेंशन नहीं होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उस पदार्थ पर जो है दाब का प्रभाव पड़ता है। तो उसका अगर हम लोग क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाएगा, और दाब घटाने पर गलनांक क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। जैसे इसमें कुछ उदाहरण है, वो है आपको एग्जाम्पल में, जैसे कि इसमें ले लीजिए, तो सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं वो बर्फ़ के बारे में जानते हैं, और दूसरा तो ये एक पदार्थ है जिसको कि हम लोग बिस्मथ के नाम से जानते हैं। क्या, तो बिस्मथ के नाम से जानते हैं। और तीसरा की अगर हम बात करें तो वो ढलवा लोहा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये जो ढलवा लोहा है, ये सब में ये चीज़ होता है, मतलब अगर आप ढलवा लोहा को पिघलाइएगा ना, तो पिघलाने के बाद ये क्या होगा, अपने आयतन से, मतलब अपना पिघलने के बाद जो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वही सेम प्रक्रिया होगा बिस्मथ में भी। बर्फ़ के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो एक बात तो ये हुई। अब जैसे कि अगर किसी भी पदार्थ को हम गर्म करें और वो द्रव में बदले, और द्रव में बदलने के बाद वो क्या हो जाए, उसमें एक्सपेंशन हो, जो नॉर्मल वाली बात होती है, मतलब प्रसारित हो, तब क्या होगा, तो वहाँ पर दाब का, उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर वहाँ पर जो होगा दाब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या, दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा गलनांक का। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि दाब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, किसका, तो गलनांक का। यहाँ पर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इम्प्योरिटीज, अगर बर्फ़ में हम लोग इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बर्फ़ में अशुद्धि मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए ये हमारे पास में बर्फ़ है, इस बर्फ़ में हम क्या कर दिए, नमक या सोडा मिला दिए, नमक या सोडा मिला दिए। तो नमक या सोडा मिला देने से क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है घट जाता है। गलनांक घटने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर मान के चलिए ये बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा था, तो अब नमक मिलाने के बाद ये जो है कितने पर पिघलेगा, तो -20 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब बर्फ़ में अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि में क्या, या तो नमक या तो सोडा मिलाते हैं, तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, तो उसका गलनांक घट जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब
बर्फ़ पे नमक को रखेंगे तो बर्फ़ पिघलने की लगता है। जैसे मान के चलिए ये बर्फ़ है, इस बर्फ़ के ऊपर पे अगर नमक का छोटा छोटा टुकड़ा रख दीजिएगा ना, तो देखिएगा ये बर्फ़ क्या होने लगता है, तो पिघलने लगता है। अब देखिए क्या पिघलने क्यों लगता है, क्योंकि ये जो नमक है ना, इस नमक का टेम्परेचर इस बर्फ़ से ज़्यादा होता है, इस नमक का टेम्परेचर इस बर्फ़ से ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने हीट ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि हीट जो है किधर से किधर ट्रांसमिट करता है, तो वो जो ट्रांसमिट करता है ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ वो क्या करता है, तो जाता है। तो यहाँ पर हीट, यहाँ का हीट जो है, ये नमक का हीट ज़्यादा होगा, ये जो नमक है इस नमक का हीट ज़्यादा होगा, उष्मा ज़्यादा होगा, तो ये ट्रांसफ़र होगा नमक से लेके बर्फ़ में। जैसे ही ये बर्फ़ में हीट ट्रांसफ़र होगा तो बर्फ़ क्या होने लगेगा, तो गलने लगेगा। इसलिए नमक के संपर्क में आने से बर्फ़ क्या होने लगता है, तो गलने लगता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नमक के संपर्क में आने से बर्फ़ गलने लगा। अब जब बर्फ़ गलने लगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक मिश्रण बन जाता है बर्फ़ और नमक का। किसका, नमक और बर्फ़ का एक मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, तो मिश्रण बन जाता है। अब ये जो मिश्रण जो कि बर्फ़ और नमक से मिलकर बना है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कि इसका जो गलने का, ये जमने का जो पॉइंट होगा, मतलब जिस तापमान पर ये जमेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में हिमांक बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में हिमांक बोलते हैं। मतलब हिम में बदलने में इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बर्फ़, क्या, तो बर्फ़ और नमक का मिश्रण होता है, बर्फ़ और नमक का जो मिश्रण होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक जो हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, शुद्ध जल है। यहाँ पर एक बर्तन है, इसमें शुद्ध जल है, और इसमें क्या है, तो इसका मिश्रण है, किसका, बर्फ़ और नमक का मिश्रण है। तो इसका जो है इसका क्या रहेगा, तो इसका हिमांक कम रहेगा। मतलब कम पर ही ये क्या हो जाएगा, तो कम टेम्परेचर पे ही ये क्या होने लगेगा, तो फ्रीज होने लगेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिश्रण बना किसका, तो बर्फ़ और नमक का जो मिश्रण बना, ये मिश्रण क्या होता है, तो इसी मिश्रण का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में, तो कुल्फ़ी बनाने में और बर्फ़ बनाने में किया जाता है। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है नमक और पानी का क्या है, मिश्रण है। इसमें क्या, तो नमक और पानी का मिश्रण है, नमक और पानी का क्या है, तो यहाँ पर मिश्रण है, नमक और पानी का मिश्रण है। इसमें हम लोगों ने एक बर्फ़ को रख दिया, तो ये बर्फ़ क्या होने लगता है, तो गलने लगता है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो बर्फ़ गल रहा है तो इसको कहीं ना कहीं से ऊष्मा मिल रहा होगा। तो देखिए इसको ऊष्मा कहाँ से मिलता है, तो ये जो मिश्रण था, जल और नमक का जो मिश्रण था, तो ये जल और नमक का मिश्रण ही इसको क्या कर रहा है, तो ताप दे रहा है। किसको, तो बर्फ़ को ताप दे रहा है। या तो ऐसे बोलिए, या तो बोलिए इसको गुप्त ऊष्मा दे रहा है बर्फ़ को पिघलने के लिए। तो नमक और पानी के मिश्रण में जब बर्फ़ को रखेंगे तो वो क्या होने लगेगा, तो पिघलने लगेगा। और इससे जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, तो हिम मिश्रण कहेंगे। इससे जो मिश्रण बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो हिम मिश्रण, हिम मिश्रण। ठीक है, इससे बनने वाले मिश्रण को हम लोग हिम मिश्रण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं तो फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर। यही जो हिम मिश्रण है, इसी हिम मिश्रण का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में, तो बर्फ़ या कुल्फ़ी बनाने में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, वाष्पीकरण के। तो वाष्पीकरण से पहले हम लोग समझ लेते हैं, जब दो बर्फ़ को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये दो बर्फ़ है, इस दो बर्फ़ को हमने लिया और ऐसे करके कस के दबा दिया। तो दबाने के बाद फिर जब हम लोग छोड़ते हैं तो देखते हैं दोनों का दोनों बर्फ़ चिपक जाता है। जैसे ये दो बर्फ़ था, ये दोनों बर्फ़ को लेकर जैसे ऐसे सटाए ना, तो सटाने के बाद ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का गला मिल गया। अब छोड़ ही नहीं रहा है, क्या मिल गया, तो गला मिल गया। एकदम इतना ज़ोर से गला मिल गया कि एकदम पूरा एकदम सटिए गया, एकदम छोड़िए नहीं रहा है। तो देखिए
आखिर ऐसा क्यों होता है कि दो बर्फ़ को लिए दबा दिए, तो दबाने के बाद जब उसको छोड़ दिए तो वो क्या हो जाना चाहिए था, अलग हो जाना चाहिए था। तो ये जो कुछ समय के बाद दबाने पर ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं कि जो है तुरंत दबाए तुरंत सट जाता है, ऐसा नहीं होता है। बर्फ़ फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे ना तो देखिएगा कि जो बर्फ़ होता है ना, एक बर्फ़ रखा हुआ है तो उसके ऊपर पे दूसरा बर्फ़ को रखने के लिए यहाँ पर कुछ रखा जाता है, हाँ, तब जाके उसके ऊपर पर बर्फ़ को रखा जाता है। नहीं, अगर वहाँ पर बर्फ़ के ऊपर पे कुछ नहीं रखा तो यहाँ पर दूसरा बर्फ़ को रख दिया तो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कुछ समय के बाद ये चिपक जाएगा। बर्फ़ फैक्ट्री में इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, बर्फ़ के ऊपर पर कुछ जो बिछा दिया जाता है, बिछाने के बाद इस पर बर्फ़ को रखा जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। जैसे ही हमने बर्फ़ को ऐसे लिया, दबाया, तो दबाने पर क्या आप बता सकते हैं कि इसके बीच का जो है दाब, इसके बीच में जो दाब होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, दाब ज़्यादा होगा। जैसे ही यहाँ पर मैंने बर्फ़ को दबाया तो बीच में दोनों बर्फ़ ने देखा कि अरे दाब तो ज़्यादा हो गया, मतलब अब हम लोग का क्या होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। तो धड़ाधड़ वो अपना गलनांक को क्या कर दिया, तो घटा दिया, और धड़ाधड़ वहाँ पर क्या चीज़ में बदल गया, बर्फ़ तो पानी में बदल गया, पानी में बदल गया। अब क्या हो गया, इसको हम लोग जब छोड़ेंगे तो छोड़ने पर क्या आप बता सकते हैं कि इसका दाब कम हुआ या बढ़ा? तो ऑटोमेटिकली है कि इसका दाब कम हुआ होगा। इसके बीच के जो दाब है, जैसे ही देखता है कि अरे ये दाब कम हो गया, तब ये क्या करता है, फटाफट वो जो पानी था, जो पानी बना हुआ था इन दोनों के बीच में, उसको क्या चीज़ में बदल दिया, तो बर्फ़ में बदल दिया। अब इसका जो है, इसका जो ये वाला बर्फ़ का जो ये वाला जो परत होगा और इस वाले बर्फ़ का जो ये वाला परत होगा, जो पानी बना होगा, तो दोनों का पानी तो मिक्स हो गया होगा। अब मिक्स होने के बाद जैसे ही दाब यहाँ पर कम हुआ तो गलनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिस कारण से वो क्या, जो जल था वो क्या चीज़ में बदल गया, तो वो जो है बर्फ़ में बदल गया और एक दूसरे से चिपक गया, गला मिल के एकदम पूरा एक दूसरे को पकड़ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण क्या होता है? आप कोई भी ताप पर, मतलब जो भी ताप हो उस ताप पर जल का वाष्पीकरण होते रहता है, कोई भी ताप हो। क्योंकि अब जैसे कि मान के चलिए कि ये जो जल है, ये जल क्या है, खुला है। अब मान के चलिए कि धूप नहीं है या रात का समय है, क्या रात के समय में जल का वाष्पीकरण नहीं होता है? बिल्कुल होता है जल का वाष्पीकरण। क्यों? हवा तो चल रही है ना, हवा चल रही है। अब इसके ऊपर से जो हवा चल रही है, तो हवा का जो परमाणु होगा, इसके परमाणु से जब सटेगा तो इसके परमाणु को कहेगा क्या, चलो घूमने, चलो घूम के आते हैं। हवा का परमाणु इसके परमाणु को पूरा घुमाने के चक्कर में क्या करता है, यहाँ से इसका परमाणु को लेके जाने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात में भी वाष्पीकरण होता है। तो इसलिए इस बात को आप लोग दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लें कि कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी तापमान हो, उस तापमान पर जो जल है उस जल का क्या होते रहता है, तो वाष्पीकरण होते रहता है, मतलब इवेपोरेशन होते रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वाष्पीकरण जो है, यानी कि इवेपोरेशन जो है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। वो मेनली 3 बातों पर निर्भर करता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो वाष्पीकरण है मेनली ये 3 पॉइंट पर निर्भर करता है। जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, और दूसरा जो है द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और तीसरा जो है द्रव के ताप पर निर्भर करता है। तो ये वायुमंडल क्या, तो वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे जो गर्मी का समय होता है तो आप बता सकते हैं कि हवा में जो पानी का बूंद होगा वो कम होता है या ज़्यादा होता है। देखिए, गर्मी के समय में धूप तो बहुत ज़्यादा होता है, तो धूप ज़्यादा होने के कारण हवा में जो जलवाष्प का कण होता है या वाटर का जो छोटा छोटा, पानी का जो छोटा छोटा बूंद होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि धूप के कारण वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उसका वाष्पन के द्वारा उस हवा से वो पानी का बूंद क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसी वजह से गर्मी के समय में जो हवा रहता है, हवा में पानी का बूंद कम रहता है, इसी वजह से गर्मी के समय का जो हवा होता है हम लोगों को गर्म लगता है। लेकिन वही बारिश के समय की अगर हम बात करें तो बारिश के समय में जो हवा होता है उसमें जो पानी का बूंद होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए, गर्मी के समय में जो गर्मी के समय में जो हवा होता है उसमें जो पानी का बूंद कम होता है, तो इसी वजह से वो हवा जब कपड़ा में लगता है तो फटाफट कपड़ा को सुखा देता है। लेकिन बारिश के समय में तो उस हवा में
जो हवा क्या कर रहा था, गर्मी के समय में कपड़ा को फटाफट सुखा रहा था, तो वो उस हवा में पानी का जो बूंद रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब वो हवा जब कपड़ा पर लगता है तो वो उतनी आसानी से हमारे कपड़े को नहीं सुखा पाता है। तो कहने का पूरा मतलब ये हो गया कि वायुमंडल में जो उस वाष्प की मात्रा है उस पर निर्भर क्या करता है, तो वाष्पीकरण। अगर वायुमंडल में वाष्प की मात्रा ज़्यादा है, मतलब हवा में पानी का जो ड्रॉपलेट है, छोटा छोटा जो पानी का बूंद है, वो अगर बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा, तो वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कम होगा। जिसको कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर क्या है, ये नदी है, ये क्या है, ये नदी है, ये हमारा क्या है, नदी है। अब यहाँ पर तो वाटर ड्रॉपलेट पहले से ही मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जगह मतलब खाली नहीं है, तो यहाँ से जो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तो धीमी होगी। इवेपोरेशन की जो ये प्रक्रिया होगी क्या होगी, धीमी होगी। अगर यहीं पर क्या रहे, ये जो है, अगर मान के चलिए यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, तो मतलब यहाँ पर जगह खाली है, हवा में क्या है, यहाँ पर हवा में जगह क्या है, खाली है। तो यहाँ से इसका इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि गर्मी के समय में जो होता है हीट बहुत ज़्यादा होता है। हीट बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य का रोशनी इस पर पड़ेगा, तो सूर्य का रोशनी इसको क्या करेगा, यहाँ पर पानी को वाष्पित करेगा, मतलब इवेपोरेट करेगा, मतलब वाष्प में बदलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में अगर वाष्प की मात्रा कम है, मतलब पानी के बूंद की मात्रा कम है, तो इवेपोरेशन जो है या वाष्पीकरण जो है वो क्या होगी, तो धीमी होगी। जबकि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो। अगर वायुमंडल में वाष्प की मात्रा कम है तो वाष्पीकरण जो होगा काफ़ी तेज़ी से होगा। अब जैसे कि देखिए, हम लोग पेड़ के जो नीचे बैठते हैं तो वहाँ पर ठंडक महसूस होता है। क्योंकि पेड़ जो होता है अपना पानी को क्या कर रहा होता है, तो वाष्पीकृत करके बाहर निकाल रहा होता है। मतलब ये जो हमारा सन होता है ना, वो पेड़ को कहता है कि देखो तुम्हारे नीचे जो है ना बहुत सारा आदमी ठंडा हवा खाने के लिए बैठा हुआ है, इसलिए मैं तुमको धूप दे रहा हूँ और तुम उसको क्या दो, तो पानी का बूंद निकाल के हवा में मिला के उस हवा को जो है एकदम पंखा होको। तो वही के पेड़ के नीचे जब आदमी लोग बैठता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको ठंडक का महसूस होता है। तो एक ये होगी वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा। और द्रव की सतह का क्षेत्रफल, अगर देखिए द्रव का जो सतह का क्षेत्रफल है वो अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर द्रव का सतह का क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, ये मान के चलिए मैं यहाँ पर मान के चलिए ये एक बर्तन है, यहाँ पर उसके बाद ये दूसरा बर्तन है, दोनों में इतना पानी है। अब बता सकते हैं कि ज़्यादा किस में वाष्पीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर सतह का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। इस वाले बर्तन में सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस वाले बर्तन का जो सतह का क्षेत्रफल है वो क्या है, तो कम है। इसलिए वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी ज़्यादा तेज़ी से कहाँ पर होगी, तो वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो ज़्यादा तेज़ी से इसमें होगी। तो ये द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तब आप बता सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपके गाँव में या शहर में एक चौड़ी नदी है और दूसरी थोड़ी सकरी नदी है, तो ज़्यादा वाष्पीकरण किस में हो सकता है, ज़्यादा इवेपोरेशन किस में हो सकता है, आप इस चीज़ का अनुमान खुद लगा सकते हैं। अब द्रव के ताप पर निर्भर करता है। अगर द्रव का ताप ज़्यादा होगा, जैसे मान के चलिए ये बर्तन है, इस बर्तन में पानी को हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। सेम टाइप का बर्तन बना देते हैं, ये है सेम साइज का बर्तन। अब जो है यहाँ पर बताइए, इसको भी हीट दे रहे हैं, इसको भी हीट, इसमें हीट नहीं दे रहे हैं, तो इसका पानी गर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण थोड़ा धीरे धीरे होगा। मतलब जिस द्रव का तापमान ज़्यादा होगा उस द्रव में वाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप क्या करिए, ईथर लीजिए, ईथर को हथेली पर ऐसे थोड़ा सा 2-4-5 बूंद गिरा दीजिए। तो गिराने के बाद जो है देखिएगा हम लोगों को हथेली पर ठंडक का महसूस होता है। एक्चुअली में क्या होता है, वो हम ईथर जो है ना हमारे शरीर से हीट को, यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो ये हथेली है, हथेली से हीट को ले लेता है, मतलब ऊष्मा को ले लेता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो हथेली कहता है कि अरे यहाँ से तो जो है ना हमारा ऊष्मा तो ले लिया, अब तो हम ठंडा हो गए। तो मतलब हमारा हथेली क्या हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है। ईथर देखिए, फिर से मैं बताता हूँ, ईथर को जैसे यहाँ पर डाला ना, तो ईथर कहा कि अरे इसको तो हीट ज़्यादा है, इसको लो हीट। उससे हीट को एकदम कस के खींचने के बाद तब उसको समझे में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, एकदम पूरा उड़ गया।
उड़ गया तो चलो एकदम हवा में से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हथेली से तो हमारा हीट को ले लिया है ना, तो इस वजह से हमारा जो हथेली है यहाँ पर ठंडक का महसूस होता है। अब जैसे गर्मी के समय में हम लोगों को शरीर से जब पसीना निकलता है तो वो पसीना क्या करता है, फटाफट हमारे शरीर से हीट को खींचता है, और हीट को खींचता है तो वो जब पसीना को हीट मिला तो वो पसीना जो है इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि वाष्प में बदल के उड़ने लगता है। इसलिए पसीना निकलने के बाद जब हम लोग क्या होता है, ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। जैसे मान के चलिए आपके शरीर में अगर पसीना है ना, तो अगर आप पंखा में के हवा में चले जाइएगा या प्रकृति के हवा में चले जाइएगा तो हवा जब लगेगा ना आपके शरीर पर, वो हवा क्या करेगा, वो आपके शरीर से किस चीज़ को खींच लेता है, उष्मा को खींच लेता है, साथ ही साथ जो आपके शरीर पर पसीना है उस पसीना को वाष्पीकृत करने लगता है। तो वाष्प में कब बदलेगा हमारा पसीना, जब हमारे शरीर से हीट को वो ले लेगा, तो इसलिए हमारे शरीर को ठंडक महसूस होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर ये भी देखे होंगे कि जो घड़ा में गर्मी के समय में घड़ा में पानी रखते हैं तो उसका पानी जो होता है बड़ा ठंडा होता है। एक्चुअली में देखिए जो घड़ा होता है ना, तो इस घड़ा में छोटा छोटा छिद्र होता है। अब इस छोटा ये देखिए उस छोटा छोटा छिद्र से क्या निकलते रहता है, तो पानी बराबर रिश्ते रहता है। अब पानी बाहर जैसे निकला तो बाहर के जैसे वातावरण के संपर्क में आया तो वहाँ का तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वो फटाफट उस पानी को क्या करने लगता है, तो वाष्पीकृत करने लगता है। हाँ, तो इसी वजह से वो जो सुराही होता है उस सुराही का पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। और जैसे देखिए जब बुखार लगता है किसी को, तो बुखार लगने पर हम लोग क्या करते हैं घर में, उसको बहुत जैसे मान के चलिए बहुत ज़्यादा बुखार है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो हम पानी में भिंगा देते हैं एक कपड़े को, उसके बाद उसके सर पे उसका पट्टी डालते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि जो उसके शरीर में जो टेम्परेचर रहता है यानी कि तापमान रहता है उसको क्या करता है, वो पानी का जो पट्टी है ना खींच लेता है, जिस कारण से उसके शरीर को ठंडक महसूस होता है। जैसे कि देख लीजिएगा कि जब किसी को टाइफाइड होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसका शरीर हीट होने लगता है। तो हीट होने के होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी में पानी लाते हैं और कपड़ा को भिंगा भिंगा कर उसका पूरा शरीर को पोंछ देते हैं। ऐसा पोंछने से क्या होता है, उसका शरीर का जो बहुत ही ज़्यादा हीट बढ़ा हुआ है ना, तो वो हीट को वो पानी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर लोग हम लोगों को ये सलाह भी देते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।